हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट को पढ़ाने में हेल्प करती हूँ। आज हम CGP के कुछ मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस को अपनी और ज्यादा करेंगे इम्प्रूव, ताकि सीटेट के एग्जाम हम इस बार पहले अटेम्प्ट में ही क्या कर सके, क्वालिफाई कर सके। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं, टॉपिक्स कराए हुए हैं, तो प्लीज उसको जाके देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरी फाइनल रिक्वेस्ट रहती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which principle of development states a child first learns to move whole hand and then fingers and then the hand and fingers together? अब प्रिंसिपल हमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बताना है। सबसे पहला देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड, मतलब कि अगर हम डोमेन्स की बात करें, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ठीक, तो ये सब आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। एक का अगर मान लीजिए, एक अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में, आपके फिजिकल हेल्थ में वो चीज दिखेगी। फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो आपके कह सकते हैं कॉग्निटिव को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो ये इंटर रिलेटेड हो गया, तो इससे ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग, समाज से सीखना नहीं। इंटीग्रेशन, बेटा इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन, आप ये समझ सकते हो कि होल पार्ट से आपका कह सकते हो कि फ्यू पार्ट्स का दोनों के बीच का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जो बच्चा होता है वो पहले अपने होल पार्ट को मूव करना सीखता है, फिर उसके बाद फिंगर्स को, मतलब कि अपने होल पार्ट को, होल टू आपका क्या मूव कर रहा है, पार्ट मूव कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, होल टू पार्ट मूव कर रहा है। तो राइट आंसर विल बी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस बिहेवियर की बात नहीं पूछ रहा है, तो थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट इज नॉट ट्रू? डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वो चीज आपको बतानी है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सर्टेन डायरेक्शन, बिल्कुल सही। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है, फैक्टर होता है। थर्ड देखिए, कीपिंग इन माइंड द फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड, the direction and nature of its progress cannot be predicted, मतलब बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखते हुए उनका डायरेक्शन और नेचर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका गलत है। आप उस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बच्चे का जो डायरेक्शन हो किस तरफ जा रहा है, तो राइट आंसर ये होगा। लास्ट ऑप्शन देखिए, जो डेवलपमेंट होता है हमारा मूव करता है जनरल टू स्पेसिफिक, जनरली हम स्पाइरल करिकुलम वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान होगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा, थर्ड है, और बाकी सारे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट आर स्पेशली पार्ट ऑफ, जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट अगर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हमारे कॉग्निशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड, हमारे दिमाग से रिलेटेड है। अगर कॉग्निटिव बिहेवियर दिमाग की बात की जाए तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, तो ये तीन आपके नहीं होंगे। इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, कॉग्निशन, ये सब आप, ये क्या है, एक ही चीज के भिन्न भिन्न नाम है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही क्या है आपका, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट नोन। राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ इन साइज एंड वेट ऑफ अ चाइल्ड? बच्चों का ग्रोथ होता है, साइज का, वेट का बहुत ज्यादा रैपिडली होता है, वो फेज आपको बताना है। चाइल्डहुड में, इन्फेनेसी में, एडोलेसेंस में और आपका एडल्टहुड में। तो जो सबसे रैपिड ग्रोथ जब होता है, जब बच्चा इन्फेनेसी में रहता है, 0 to 2 रहता है, बहुत तेजी से आप देखो कि बच्चे का वेट, साइज, हाइट, सब सारी चीजें, उनका फिजिकल ग्रोथ रैपिड होता है, बहुत तेजी से होता है। फिर चाइल्डहुड में आके थोड़ा सा स्लो हो जाता है बच्चे का, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है। तो ये चीजों में आपको ध्यान देना है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट children who are backward in terms of physical development are equally lagging behind in emotional, social and intellectual development, मतलब कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल जो रिलेट करता है कि अगर बच्चा फिजिकल उनकी ग्रोथ सही नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस पे, उनके सोशल्स पे, उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालेगा। तो वो चीज आपको बतानी है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे डोमेन्स अपने आपस में इंटर रिलेटेड है, एक पे अगर कोई दिक्कत होती है तो बाकी भी इफेक्ट होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट विल बी राइट आंसर। राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 2 to 8 years old, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव। बच्चा जो 2 से 8 वर्ष का है
उनके अंदर डेवलपमेंट देखा जा रहा है मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड कौन सा डेवलपमेंट होगा? मोटर फिजिकल एबिलिटी की बात कह दिया, सोसाइटल एस्पेक्ट की बात कह दी, इमोशनल एस्पेक्ट की बात कह दिया, दिमाग की बात कह दी, कॉग्निटिव बात कह दी। नेक्स्ट देखिए अडेप्टेबिलिटी स्किल, अडेप्टेबिलिटी स्किल कहीं ना कहीं आपके सोशल्स में आ जाएगी, कम्युनिकेशन भी सोशल्स में आ जाएगी, राइटिंग स्किल्स आपका किस में आ जाएगा? आपका सोशल में आ जाएगा। लेकिन आपका ये जो आपका लैंग्वेज स्किल होता है, यहाँ पे ये 2 से 8 वर्ष में यही पीरियड होता है जब बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बहुत ही तेजी से होता है, डेवलपमेंट होता है। तो राइट आंसर विल बी आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे से क्वेश्चन है। Jean Piaget theory of cognitive development suggests that children actively construct their understanding of the world through process like। जीन पियाजे ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है अपने नॉलेज को बाय द प्रोसेस इमिटेशन, रटने से, कंडीशनिंग, एक के एक चीज से बार बार को बच्चों को रेपिटेटिव बिहेवियर कराने से, या एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, या रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट रटना, बार बार एक ही चीज को करना। ठीक, तो जीन पियाजे किसकी बात करते हैं? एसिमुलेशन की बात करते हैं। जहां आप इंफॉर्मेशन एज इट इज ऐड करोगे वो आपका एसिमुलेशन हो जाएगा, जहां इंफॉर्मेशन को आप मॉडिफाई करोगे वो आपका क्या हो जाएगा? अकोमोडेशन हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन व्हाट इज द प्राइमरी डेवलपमेंट क्राइसिस इन एडोलेसेंस? अगर हम प्राइमरी डेवलपमेंट क्राइसिस की बात करें, पहली बात तो एरिक एरिक्सन किस चीज की बात करते हैं? ये सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। उन्होंने ये चीज बताया कि बच्चा क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से निकलता है और उसके वो लाइफ के स्टेजेस से डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हो कि क्राइसिस से मूव करते हैं। तो आपको यही चीज बतानी कि जब बच्चा एडोलेसेंस फेज में होता है तो जनरली बच्चा क्या चीज फेस करता है अपने लाइफ में। ऑप्शन देखिए, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी। तो एडोलेसेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की एज होती है जिसमें बच्चा आइडेंटिटी को नहीं समझ पाता है, रोल को कंफ्यूज करता है, मतलब कि रोल कंफ्यूजन होता है कि क्या चीज करें, हमें क्या करना है अपने लाइफ में, उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो वो उसको लाइफ का मोटिव अचीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो राइट आंसर विल बी आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड इट इज नेसेसरी दैट द टीचर शुड नो अबाउट हिज, मतलब कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो टीचर होता है उसको नेसेसरी होता है कि बच्चों के बारे में क्या चीज पता होना चाहिए, अबाउट हिज फ्रेंड, अबाउट हिज बिहेवियर, अबाउट हिज नॉलेज एंड अबाउट हिज क्लासमेट। तो बेटा अकॉर्डिंग टू मतलब अगर हम टीचर की बात करें जिसको हम मोटिवेटर, काउंसलर, फैसिलिटेटर कहते हैं, तो टीचर को बच्चों के बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है, किस तरीके से कितना एक्टिव है, कितना पैसिव है। तो राइट आंसर विल बी आपका सेकेंड, बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म स्कैफोल्डिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ विच डेवलपमेंट साइकिल। हमने बहुत बार डिस्कस किया है स्कैफोल्डिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो वाइगोस्की से रिलेटेड है। वाइगोस्की की बात करते हैं जो टेम्परेरी हेल्प एमकेओ के दौरान दिया जाता है वो आपके क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स फ्रॉम टीचर दैट दे, एक डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से देखा जाए मतलब ये विकास के की आंखों से देखा जाए तो टीचर को क्या चीज करनी चाहिए उस चीज के बारे में बताया है। पहला देखिए, बी वन टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एज चिल्ड्रन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करना, या अडॉप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर, या ट्रीट चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज इक्वली, मतलब हर एक डेवलपमेंटल स्टेज पे बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, या प्रोवाइड सच लर्निंग दैट रिजल्ट ओनली इन डेवलपमेंटल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब या ऐसी चीज बच्चों को प्रोवाइड करना जो कि बच्चों के सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव दिमाग के डेवलपमेंट पे काम करेगी। तो बेटा एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज को ऑप्ट करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द लर्नर आपको क्या करना चाहिए? चीजों को कैटर करना चाहिए, बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए टू अचीव द डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is not one of Bronfman Brenner ecological system in his bioecological model। अब इन्होंने 5 अपने स्टेजेस दी थी, 5 सिस्टम बताया था कि जिसमें बच्चा क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। ठीक, पहला आपका क्या था? माइक्रो सिस्टम,
ठीक, देन मीजो सिस्टम, देन एक्सो सिस्टम, देन आपका मैक्रो सिस्टम, देन क्रोनो सिस्टम। तो माइक्रो सिस्टम होगा आपका, ठीक, मीजो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है, लेकिन हाइपर सिस्टम की बात नहीं की है, तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर कम्युनिकेशन विच हेल्प इंक्लूजन ऑफ, मतलब कि जो हम मल्टीमीडिया के यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो किस तरीके के बच्चों की हेल्प कर सकता है। स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज, जिनको इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज है, थोड़ा आप कह सकते हो कि सोचने समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट विद गिफ्टनेस, जो बच्चा क्रिएटिव है, गिफ्टेड है, उसको हेल्प करता है। या स्टूडेंट विद ऑटिज्म, जो बच्चा ऑटिज्म है उसको हेल्प करता है। या डिसलेक्सिया, उसको हेल्प कर सकता है। तो जब हम बच्चों के साथ हम यूज ऑफ मल्टीमीडिया यूज करते हैं, तो ये सारे बच्चों की नीड को कैटर करने में हेल्प करता है। तो आप ये कह सकते हो राइट आंसर विल बी 4, मतलब सभी बच्चों की डिफिकल्टीज, जो चाहे ऑटिज्म हो, चाहे डिसलेक्सिया हो, चाहे गिफ्टनेस हो, सभी बच्चों के डिफिकल्टीज को कैटर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिक एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि एरिक एरिक्सन किस चीज की बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। तो हमारे जो आपके एरिक एरिक्सन है वो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चा के अपने लाइफ में डिफरेंट फेजेस से जाता है, और हर एक फेज में वो डिफिकल्टी जो महसूस करता है उसी को उन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, असर्शन इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट ऑल स्टूडेंट नॉट जस्ट दोज विद स्पेशल नीड, जो इंक्लूसिव एजुकेशन वो सभी बच्चों को लाभ देता है, लेकिन बच्चे जो स्पेशल नीड के हैं उनको छोड़ के, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन ये का मोटिव यही है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाए। नेक्स्ट रीजन देखिए, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस फॉस्टर अ क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इंक्लूसिव प्रैक्टिस जो होती है वो क्लासरूम के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की भावना को क्या कहते हैं, पैदा करती है, और बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करती है। तो ये आपका रीजन क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप ये कह सकते हो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की सोशो कल्चर थ्योरी हाईलाइट्स द रोल ऑफ, अब वाइगोस्की किस चीज की बात करते हैं, जेनेटिक इन डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल मैच्योरिटी और फ्लूडियन स्टेजेस। तो बेटा जो वाइगोस्की है उन्होंने सोशो और कल्चर फैक्टर पे ज्यादा एम्फेसिस दिए थे। इनकी थ्योरी भी थी आपके सोशो कल्चर थ्योरी पे, तो इस चीज से आप समझ सकते हो सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वाइगोस्की ने ज्यादा ध्यान दिया था। तो सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement are true on the basis of various theories of child development? तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार डिफरेंट स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसके बारे में बताना है। डेवलपमेंट इज प्रोसीड सीक्वेंशियल, डेवलपमेंट एक सीक्वेंस से चलता है, बिल्कुल सही। अगर हम सेप्लाकॉर्डल प्रॉक्सिमल टेस्टल की बात करें तो पहले सर डेवलप होगा, फिर उसके बाद आपको वही बॉडी पार्ट्स डेवलप होंगी। तो कहीं ना कहीं आप सीक्वेंस ये फाइंड कर सकते हो, डेवलपमेंट सीक्वेंस की तरफ से चलता है। देन डेवलपमेंट टेक प्लेस स्लोली एंड ओवर टाइम, मतलब डेवलपमेंट स्लोली होता है, ओवर टाइम होता है, ये कहीं ना कहीं बात गलत है, ठीक। नेक्स्ट अगर देखें, ऑल मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज शो सिमिलर सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हर एक चीज जो अपने स्पेसिफिक स्पेसीज में है वो कहीं ना कहीं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट शो करता है। भाई बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल है कह सकते हो एक तरीके से, कि जिस स्पेसीज का जो है उसी तरीके से उनका डेवलपमेंट करेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है डेवलपमेंट का वो हर एक जगह अलग होता है। तो आप ये चीज कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि बोथ ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, According to NCEP 2005, which stages of education emphasize activity and discovery-based pedagogy while encouraging gradual participation in more formal classroom setting? अगर हम स्टेजेस की बात करें तो आपको पता है फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, आपके 4 लेवल दिए गए हैं। और हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी का आपका वो है स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज होता है वहां पे हमें बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड हमको बच्चों को सिखाना है, उनको एंगेज करना है कि वो मतलब बच्चा एक्सपेरिमेंट करके लर्निंग बाय डूइंग डिस्कवरी बेस्ड से सीखे। तो राइट आंसर विल बी फाउंडेशन स्टेज, तो 1 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की थ्योरी इनर स्पीच, अब लेव वाइगोस्की थ्योरी के अनुसार इनर स्पीच क्या है। वाइगोस्की ने 3 स्पीच की बात की थी, इनर स्पीच, आपका इनर स्पीच की बात की थी,
प्राइवेट स्पीच की बात की थी और आपका सोशल स्पीच की बात की थी। ठीक, अगर सोशल इन तीनों की बात करें, इनर स्पीच क्या होता है कि खुद को सेल्फ रेगुलेट करना, खुद को सेल्फ डायरेक्ट करना, ये चीज आपका इनर स्पीच बताता है। लेकिन ये जो ऑडिबल नहीं होती है, आपके अंदर ही क्या होता है, आप खुद को डायरेक्ट करते हो। तो ऑप्शन देखिए, इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद इमेजिनरी फ्रेंड, एक इमेजिनरी फ्रेंड से कम्युनिकेट करना, तो ये बेटा गलत बात है। ठीक, देन साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, बच्चा इमेच्योर है, उनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, तो ये भी गलत है। देन साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, एक तरीके से डेवलपमेंटल डिले, उनका विकास नहीं हो पाया सही समय पे। या इज द वे टू चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, बिल्कुल सही, ये एक तरीका है, बच्चे अपने थिंकिंग को खुद से रेगुलेट करते हैं। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए, इन सीसीई फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टोटल्स। अब फॉर्मेटिव समेटिव मैंने आप लोग को बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो प्रोपोर्शन है 40 है और समेटिव असेसमेंट का जो प्रोपोर्शन है आपका 60 है। लेकिन इसको अब शिफ्ट करने की बात कही गई है। ठीक, इसके प्रोपोर्शन को वैसे बेसिकली जो प्रोपोर्शन है 40 और 60 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following play important role in the development of moral values in a child? मोरल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर कौन सा चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? प्रेयर असेंबली, प्रॉपर सोशलाइजेशन, इंटेलेक्ट या ऑल ऑफ दी अबव? तो प्रेयर असेंबली बच्चों को सोशलाइज करने में, तरीके से खड़े होने में, ये सब में हेल्प करेगा। प्रॉपर सोशलाइजेशन, समाजीकरण हमको हेल्प करेगा। इंटेलेक्ट भी हमको हेल्प करेगा। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव, ऑल विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रोथ इज द आपका फिजियोलॉजिकल पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूमन। तो आप ये कह सकते हो कि ग्रोथ जो है हमारा, इट्स द फिजियोलॉजिकल पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। अब फिजियोलॉजिकल क्या होता है? जब आप बॉडी की बात करो, बॉडी सिस्टम्स की बात करो, सब चीज सही तरीके से अपने संतुलित तरीके से चल रही हो, वो आपका क्या हो जाएगा? आपका फिजियोलॉजिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है ग्रोथ हमारा क्या है? आप लोग को हमेशा मैंने बताया ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव टर्म से डिनोट करता है। क्वांटिटेटिव टर्म से डिनोट करता है जब हम अपने फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं, फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं, उसको हम ग्रोथ में कंसिडर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपका सही है कि ग्रोथ इज द फिजियोलॉजिकल पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन। जब हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम क्या होता है? डेवलप होता है, ग्रोथ वही चीज है। तो ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ट्रू है। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट देखिए, the less able a child is to do tasks, the more direction the teacher should give, as the child can do more and more, the teacher should help less and less। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ कि जब बच्चा मान लीजिए चीजों को नहीं समझ पाता, नहीं कर पाता, तो टीचर को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करनी होती है। जब बच्चा काम को करने लगता है तो टीचर को कम से कम हेल्प करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। आपको स्कैप होल्डिंग भी आपकी टेम्परेरी हेल्प है, जिसको टाइम रहते ही हटा लिया जाता है जब बच्चा चीजों को सीखने लगता है। तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग आईक्यू। तो इंटेलिजेंस हमारा बिल्कुल सही, आप परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते आईक्यू के कैलकुलेशन से। तो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो आप इन दोनों के बीच लिंक नहीं फाइंड कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who first coined the term G for intelligence? हमने आपकी टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी। टू फैक्टर थ्योरी में G और आपके S की बात की थी हमने। जनरल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर की बात की थी। ठीक, जिसको देने वाले कौन थे? स्पेयरमैन थे। ठीक, जिसका कॉन्ट्रास्ट किसने किया था? मल्टीपल थ्योरी में हॉवर्ड गार्डनर साहब ने किया था। तो राइट आंसर विल बी 1, G फैक्टर, G फॉर इंटेलिजेंस। आपका बात करने वाले कौन थे? आपके स्पेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया? इंटरपर्सनल है जब आप दूसरों को समझते हो, दूसरों के थिंकिंग को समझते हो, दूसरों की एबिलिटी को समझते हो। लेकिन इंट्रापर्सनल क्या होता है? जब आप खुद वन सेल्फ को समझते हो। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल पूछा है। तो ऑप्शंस देखिए, a sensitivity to those distinction acknowledged by treating each individual with their personal distinction in mind। मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि एक सेंसिटिव बिहेवियर, एक एक्नॉलेजिंग बिहेवियर दूसरों को टीच करने में, दूसरों को ट्रीट करने में आप यूज करते हो बाय द पर्सनल डिस्टिंक्शन इन माइंड। या सेकंड ऑप्शन देखिए, द एबिलिटी टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ नॉलेज, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट, गाइडिंग बिहेवियर, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एक्यूरेट पिक्चर वन सेल्फ।
मतलब खुद के बेसिस पे जब आप दूसरों चीजों का एबिलिटी टू एक्ट, सेल्फ नॉलेज, क्रिएटिंग एनवायरमेंट, ये सारी चीजें कर रहे हो, या an intense interest in the plant and animal, but मतलब प्लांट और एनिमल में इंटरेस्ट होना, ये आपके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, या ऑल ऑफ द अबव पॉइंट्स आर करेक्ट, सारे पॉइंट्स करेक्ट है। तो बेटा वन सेल्फ की बात नहीं होती है, प्लांट और एनिमल की बात नहीं होती है, सारे ऑप्शन तो सही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या है, a sensitivity to those distinction and knowledge by treating each individual with their personal distinction in mind। हम दूसरों को जैसे ट्रीट करते हैं वो चीज आपका इंटरपर्सनल में आएगा। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म सेल्फ कॉन्सेप्ट रिफर्स टू अ चाइल्ड। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बच्चा खुद से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, उनके दिमाग में जो भी चीज चल रही है, उनकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो चल रही है उस चीज से, तो आप इस चीज को वेल डिफाइन कैसे कर सकते हो? अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर, बच्चा दूसरों को समझ रहा है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ स्टीम, बच्चा खुद की चीजों को समझ रहा है, वो है। ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस, मतलब बच्चा अपनी पहचान को समझता है और खुद सेल्फ अवेयर रहता है चीजों के बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में, वो एक आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। यस, नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट, बाहरी दुनिया की नॉलेज होना, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट। बेटा तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ मतलब कहीं ना कहीं खुद की बात हो रही है, तो आप ये कह सकते हो कि सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब जो बच्चे ने आइडेंटिटी जो बनाई है, जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, चीजों को पहचानने की, समझने की, सेल्फ ऑफ अवेयरनेस है, वो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट में कंसिडर कर सकते हो। तो राइट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉवर्ड गार्डन बिलीव्स दैट, हॉवर्ड गार्डन ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। इनका बिलीव ये था कि बच्चे के अंदर एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नहीं, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो आप देखिए, ईच इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टू कैरिंग डिग्री। सेकंड ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स्ड, पहले से फिक्स्ड होती है बर्थ में, ये बात गलत है। ईच इंडिविजुअल पोजेस ओनली वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इसकी बात हॉवर्ड गार्डन नहीं करते हैं। ये इंटेलिजेंस इज जनरल एबिलिटी टू अडॉप्ट सर्टेन सिचुएशन, एक जनरल एबिलिटी, एक जनरल फैक्टर है टू अडॉप्ट सर्टेन सिचुएशन, नहीं। हॉवर्ड गार्डन क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास खुद की इंटेलिजेंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है, एक चीज से डिफाइन नहीं की जा सकती इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग में आपको मैच करना है चीजें, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखिए, अ चाइल्ड रिकॉग्नाइज हिज पेरेंट वेल, अ चाइल्ड लर्न टू रोल ओवर, अ चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द डार्क इन नाइट, अ चाइल्ड लर्न टू शेयर अ टॉय विद फ्रेंड। अब लर्न टू शेयर अ टॉय विद फ्रेंड, ये किसमें हमारा जाएगा? सोशल डेवलपमेंट में जाएगा, क्यों बच्चा खेल रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है। अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो बच्चा क्या होता है कि कहीं ना कहीं अफ्रेड होता है, इमोशनल मतलब फील कर रहा है, डर को फील कर रहा है, अफ्रेड हो रहा है, डार्क नाइट, तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा? इमोशनल में हो जाएगा। साइकोलॉजिकल बात करें तो साइकोलॉजिकल दैट इज रिलेटेड टू माइंड, बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है अपने पेरेंट्स को अच्छी तरीके से, दिमाग लगा रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा अपनी पूरी बॉडी को रोल कर सकता है, वो आपका किस में चल जाएगा? आपका फिजिकल डेवलपमेंट में चल जाएगा। तो ये कह सकते हैं A1 का क्या होगा? B होगा, ठीक, 2 का क्या होगा? A होगा, 3 का क्या होगा? D होगा, और आपका 4 का क्या होगा? C होगा। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ द कॉन्सेप्ट प्रोसीड फ्रॉम, जब बच्चा तब अच्छी तरीके से सीख पाता है जब कॉन्सेप्ट प्रोसीड किया जाता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, या रैशनल टू एम्पिरिकल। अब यहाँ पे सब उल्टा दे दिया, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए, मतलब कि हमें जो ठोस पदार्थ है उससे लेकर ऐसी चीज जो सामने नहीं दिख रही है वहां तक बच्चों को लेके डेवलप कराना है उनकी थिंकिंग, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है, एम्पेरिकल से रैशनल की तरफ लेके जाना है, ठीक। लेकिन जो करेक्ट सीक्वेंस क्या दिया? जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चों को एकदम से डिफिकल्ट चीज बता दोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, डर जाएगा कि उसको ये चीज नहीं समझ में आ रही। बच्चों को इजी वे में एक जनरल टर्म से लेकर हमें स्पेसिफिक टर्म तक लेके जाना है। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल गेट्स इज द फेमस एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बिल गेट्स आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। इनका दिमाग इतना अच्छा था, इतना दिमागिया थे कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक किससे रिलेट करता है? नेचर से रिलेट करता है। लॉजिकल मैथमेटिकल, जिसके अंदर मैथमेटिक एबिलिटी अच्छी होती है, लॉजिकली सोच सकता है। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज अच्छा होता है, मतलब कम्युनिकेट कर सकता है, वर्ड आर्ट अच्छी होती है, पोएट बनता है। इंटरपर्सनल,
इंटरपर्सनल में क्या होगा, बच्चा दूसरों को दूसरों से अच्छे तरीके से समझ रहा है। तो बिल गेट्स के लिए क्या सूट होता है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकली को सोचना, दिमाग लगाना, इतनी बड़ी कंपनी खड़ा करना, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या था, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस था। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। तो बेटा ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन आज के, और होपफुली आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई वो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी और क्वेश्चन सॉल्व भी हुए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं आप कोई भी क्वेश्चन। और अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आऊंगी और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगी, और होपफुली आपके एग्जाम से पहले तैयारी अच्छी रहेगी कि आप हर सेक्शन के 15 क्वेश्चंस आप कर सको अच्छे से और सीडीपी में अच्छे नंबर स्कोर कर सको। तो फाइनल बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेके आ जाऊँ। थैंक यू सो मच।